नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि सीजीएल मेंस के लिए मैं आपके सामने 30 डेज स्कोर बूस्टर सीरीज रीजनिंग के लिए लेकर आऊंगा। हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंग्लिश की स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है और जो व्यक्ति एडिटोरियल के बारे में अगर करना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ सीरीज चल रही है। तो जो 30 डेज बूस्टर सीरीज है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं प्री को और उसके बाद जो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, जो एसएससी ने कंडक्ट कराना है 25 अक्टूबर को। तो 25 अक्टूबर को एक फाइनल टच देने के लिए, एक बेहतर तरीके से अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, सीजीएल मेंस के लिए आपके सामने जो 30 डेज बूस्टर सीरीज स्कॉलर स्टडी सेंटर के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी डेटा हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर यूजफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। दोस्तों, इसमें 30 डेज बूस्टर सीरीज में जो आपको एसएससी के माध्यम से मिलेगी, एक मिनट जरा पॉज करना, कट कर लेना, अनपॉज कर दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो 30 डेज बूस्टर सीरीज जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं उसमें डे 3 में जो आपका एग्जाम हुआ 2 मार्च 2023, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। ऑलरेडी 2 मार्च 2023 की 2 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं और उसको आप जाकर, जिस माध्यम से आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से उस क्वेश्चन उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक बेहतरीन तरीके से कि टायर सेकंड के रीजनिंग में जो ऑफिशियल वेबसाइट हैंडल है एसएससी का, वहां से जो उसका ऑफिशियल पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनको करने का तरीका क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। देखते, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अलाइक इन सेम मैनर एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप व्हिच वर्ड्स डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। दैट मीन्स निम्नलिखित शब्दों में से 3 जो शब्द हैं किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। सीधा सीधा अगर हम बात करें कि अगर ऐसी लैंग्वेज हमें मिलती है तो ऐसे क्वेश्चन हमने प्री में भी काफी क्वेश्चन किए हैं और उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन बनता है ये किसका बनता है, ऑड वन आउट का बनता है और जिसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन और हिंदी में बोला जाता है, और हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, वर्गीकरण। अब इसको करने का क्या तरीका होता है, तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने पहले भी ये चीज बताई है और देखिए जरा कैसे करते हैं कि जो हमें सीधे सीधे ऑप्शन दे रखे हैं जरा उन्हें एनालाइज करिए और ऑप्शन में एक क्या, जो 3 ऑप्शन है उसमें कोई ना कोई एक सिमेट्री बिठाने की कोशिश करिए। अब देखिए कैसे, पहला दे रखा है हमें कीनोट, दूसरा दे रखा है हमें एक्सेल, उसके बाद वर्ड और चौथा दे रखा है हमें पावर पॉइंट। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत रही होगी। जरा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ये तीनों के तीनों ही आपके किसके हैं, जो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होती है, ये तीनों के तीनों उसके पार्ट है। जबकि अगर हम कीनोट की बात करें तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मतलब ये आपका क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है और ये किसका है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर एक अलग से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें अपलोड की जाती है ये उसका पार्ट है। तो ये कहें तो ये इनबिल्ड है किसमें, विंडो में, लेकिन ये इनबिल्ड नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका की नोट। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए और आप जो यहां क्वेश्चन को
एक प्रॉपर तरीके से किस मैनर में हम एग्जाम में करते हैं, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी हम देखने वाले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो कह रहा है वो है क्वेश्चन आपका किसका, इन्फ्रेंसेस का, क्योजन फैक्टर का, सॉरी। जैसे कि क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड हैव बीन गिवन, these statements may be independent cause or effect or independent cause or a common cause. One of the statement may be effect, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न में आपके क्या दिए गए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट या तो पहला क्योज हो सकता है, मतलब कारण हो सकता है, और दूसरा इफेक्ट हो सकता है, या पहला आपका क्या हो सकता है इफेक्ट, या दूसरा क्या हो सकता है क्योज, या तो दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं आपके क्योज हो सकते हैं, या दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं आपके इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन और बनता है कि दोनों के दोनों इफेक्ट तो हैं लेकिन उनका जो कारण है वो क्या है, समान है। दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है आपका क्योजन इफेक्ट से, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। अब इसमें हम एक चीज जानते हैं कि किसी न किसी का कुछ ना कुछ होना, मतलब यहां अगर दुनिया में कोई ना कोई अगर काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण जरूर होता है। अगर जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके पीछे ये कारण है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमें दे रखा है वो क्या होगा, इफेक्ट। और अगर उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हम कहें कि जो आपका उत्तराखंड में क्या हुई, बहुत बड़ी त्रासदी हुई, ठीक, और वहां बाढ़ आई, तो उसके पीछे जो कारण है हम कह सकते हैं कि उसके पीछे कारण क्या है कि हैवी रेनफॉल हुआ, तो वो क्या हुआ, इफेक्ट हो गया। लेकिन हैवी रेनफॉल क्यों हुआ, तो इसके पीछे अगर कारण ढूंढने जाएं तो कोई एक परफेक्ट कारण नहीं मिलेगा, तो वो तो हो गया क्योज और ये क्या हो गया, इफेक्ट। क्योज एंड इफेक्ट दैट मींस जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखा है, अगर उसके पीछे के क्योज को अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो जो गिवन है वो क्या हो जाता है, इफेक्ट। लेकिन अगर पता नहीं लगा सकते तो वही क्या कहलाया जाता है, आपका क्योज कहलाया जाता है। अब देखिए हमें दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया। क्या कर दिया कि इन दिस ईयर द कॉलेज एक्स रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स टू 50 फ्रॉम 60 इन द एंट्रेंस एग्जाम या फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। देखिए उसने एक कॉलेज कोई एक्स है, उसने क्या किया कि अपनी जो कट ऑफ जो पहले वो कितना रखता था 60, उसको कितना कर दिया, अब 60 से घटाकर कितना कर दिया 50। अब जब 60 से घटाकर उसने 50 कर दिया तो हम डेफिनेट कह सकते हैं कि इसके पीछे कारण क्या रहा होगा कि हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 60 कट ऑफ है उस पर क्वालिफाई ना कर पा रहे हो और फेल ज्यादा हो रहे हो, तो मतलब जो कॉलेज की जो रेपुटेशन है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। तो इसलिए जो हमें ये दे रखा है पहला वाला, वो आपका क्या है, एक क्योज है, सॉरी एक इफेक्ट है, और उसके पीछे का क्योज क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कॉलेज एक्स ने अपनी कट ऑफ को क्या किया, रिड्यूस किया। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा पहला वाला क्या होगा, एक इफेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पर। दूसरा कह रहा है कि इन द लास्ट 2 ईयर the students union in college X has been actively negotiating with the college administration regarding the quality of food and health and the hygiene standards at the college canteen। हिंदी में अगर पढ़ें कि पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। बातचीत कर रहा है क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उसको क्या मिली हो, शिकायत मिली हो, किसके रिगार्डिंग, गुणवत्ता के रिगार्डिंग मतलब क्वालिटी, और आपका जो स्वास्थ्य है मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग, और स्वच्छता के रिगार्डिंग आपको क्या मिली हो, वहां शिकायत मिली है। और इसलिए जो
स्टूडेंट यूनियन है वो कॉलेज प्रशासन से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो अगर बात कर रहा है तो बात क्यों कर रहा है, क्योंकि शिकायत मिली है, तो शिकायत तो हो गया, इसका क्या क्योज, लेकिन जो दे रखा है वो क्या है, इफेक्ट। इसलिए दोनों के दोनों क्या है, इफेक्ट है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि दोनों के दोनों इफेक्ट तो हैं, लेकिन क्या दोनों का एक कॉमन क्योज है? नहीं, दोनों का कॉमन क्योज नहीं है। क्यों? पहले में क्या है कि स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे में क्या है कि दूसरे में आपके खाने की गुणवत्ता की बात कर रहा है। तो दोनों का जो क्योज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर यहां से बात करें तो हमारा क्या होगा कि दोनों के दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या है, प्रभाव है, एक ही कारण के दोनों प्रभाव नहीं है। होप सो आपको क्योज एंड इफेक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को जैसे कि ये पेंट लिखा हुआ है, PAINT 80 और ड्रॉप व्हाट, ड्रॉप दैट मीन्स क्या दे रखा है, 59 और पूछा गया है कि जो आपका मार्केट है, जो क्या है आपका मार्केट, MARKET, उसका क्या होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है तो ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा, एनालॉजी का। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखकर दे देगा तो ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा, आपका कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए बढ़ते ही क्वेश्चन को क्या देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां हमें अल्फाबेट से क्या दे रखा है, नंबर, और जब अल्फाबेट से नंबर दे रखा है दैट मींस इनकी प्लेस वैल्यू को रिगार्डिंग कोई ना कोई बात की गई है। अब अगर हम ये देखें कि ये कितना है 16, ये कितना है 1, 9, 14 एंड 20। अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमें दिखाई दे रहा है कि 16 एंड 14 आपका कितना हो गया, 30 एंड 20, 50 एंड 10, 40 एंड 10, 50, 60 एंड 60 जो हो रहा है उसमें हमारा कितना ऐड कर रहा है, 20 ऐड कर रहा है। लेकिन जब हम ड्रॉप की बात करें तो देखिए 4, 18, 15 एंड 16, तो कितना हो गया आपका, हो गया ये 16 एंड 15 आपका कितना होता है 31 एंड 35 एंड 18, 35 एंड 10 कितना हो गया आपका 43 एंड 10 53, और 53 तो यहां केवल ऐड कितना कर रहा है 6, तो कोई सिमेट्री यहां नहीं बन रही है। तो कुछ और सोचना होगा इसमें, और क्या सोचे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनके अपोजिट ले लें तो 16 का अपोजिट होता है, मतलब P का अपोजिट होता है K, जिसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, A का क्या होता है Z, अपोजिट अल्फाबेट, I का होता है क्या I R, N T G, और अब अगर देखें तो इनकी प्लेस वैल्यू होती है 26, R 18, M 13 एंड G 7, और ऐड करें तो देखिए 6 एंड 1 7 एंड 7 14, 14 और 8 22 एंड 22 एंड 3, 22 एंड 3 हो गया 25, रिमेनिंग 2 एंड 1 2 एंड 1 3 एंड 1 4 1 5 एंड 2 7, नंबर ऑफ अल्फाबेट गिवन वर्ड कितना है 5, तो क्या हो गया कि 75 प्लस 5 कितना हो गया 80। अब अगर यहां से देखें कि D का जो अपोजिट होता है वो होता है W, R का अपोजिट I, O का अपोजिट जो होता है वो L, और P का अपोजिट होता है K। ये हो गया 23, 9, 23 एंड 9 होता है आपका 32, 32 एंड 12 हो गया आपका 44 एंड 11, 44 एंड 11 हो गया आपका कितना 55, और नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट 4 है तो 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 59। तो लॉजिक क्या चल रहा है समझ में आ गया होगा कि जो भी आपके अल्फाबेट दे रखे हैं, जो भी आपका वर्ड दे रखा है उसमें जो भी अल्फाबेट है उनके अपोजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड करना है, प्लस उस वर्ड में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है उनको भी क्या करना है, ऐड करना है। मतलब जो शब्द हमें दे रखा है उसके विपरीत अक्षरों की जो
स्थान हैं उनको योग करने के बाद उसमें कुल कितने अक्षर हैं ये भी उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो चलिए निकालते हैं मार्केट को। तो मार्केट में m की प्लेस वैल्यू होती है 13, उसका अपोजिट होता है n, a का अपोजिट होता है z, r का अपोजिट i, k का अपोजिट p, e का अपोजिट होता है आपका v और t का अपोजिट होता है आपका j। तो यहां से ये हो गया 14 26। अगर 14 26 की बात करें तो होता है 40, ये हो गया 9 49, p 16, 49 एंड 10 होता है 59 एंड 6 होता है आपका 65। उसके बाद आ गया आपका 22 एंड 7, 65 एंड 22 होता है आपका कितना 87 एंड 7 कितना हो गया आपका 93, 94 और 94 प्लस 6 नंबर ऑफ अल्फाबेट। तो टोटल आंसर आपका क्या आ जाएगा 100। क्लियर हो गया होगा सभी को? क्लियर है दोस्तों? बढ़ते ही आगे, मतलब अपोजिट अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू उनको ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ अल्फाबेट है उनको भी क्या कर देना है, प्लस कर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका डेटा सफिशिएंसी का, और डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, यहां हमें क्या दिया जाता है, एक स्टेटमेंट गिवन होता है, स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और दो हमें कंडीशन दी जाएंगी। या अगर कहें कि यहां हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और दो हमें क्या दिए जाएंगे, स्टेटमेंट। क्वेश्चन ऐसे भी देता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें वो कुछ ना कुछ पूछता है और फिर वो कहता है कि बताइए जो मैंने पहली कंडीशन दे रखी है उससे क्या वो आंसर निकल के आ रहा है, और क्या मैंने दूसरी कंडीशन दे रखी है उससे आंसर निकल कर आ रहा है। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन से आंसर निकल के आ रहा है और दूसरी से भी आंसर निकल के आ रहा है, तो हम कहेंगे दोनों के दोनों अपने आप में क्या है, स्वतंत्र, एक दूसरे का डेटा क्या है, पर्याप्त है, डेटा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। लेकिन मान लीजिए पहले का अगर नहीं है दूसरे का सही है, तो आंसर क्या लगाएंगे कि केवल दूसरी कंडीशन का डाटा आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। आंसर क्या आ रहा है डजंट मैटर, लेकिन आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा ये मैटर करता है। उसके बाद अगर पहले का सही है दूसरे का गलत है, तो आंसर हम क्या लगाते हैं कि पहले का डेटा सफिशिएंट है लेकिन दूसरे का सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर दोनों का ही सफिशिएंट नहीं है तो ध्यान रखना कि इसको हम एक बार क्या करेंगे, आपस में मर्ज करके देखेंगे, और मर्ज करने के बाद अगर सफिशिएंट आता है तो कहेंगे दोनों का डेटा अकेले सफिशिएंट नहीं है, लेकिन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों का डेटा क्या है, सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। लेकिन अगर सफिशिएंट नहीं है फिर भी तो हम लगा देंगे नाइदर नॉर, मतलब दोनों का सफिशिएंट नहीं है। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिए, देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गिवन बिलो इन द क्वेश्चन फॉलोड बाय द टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, रीड बोथ ऑफ द स्टेटमेंट केयरफुली टू डिसाइड व्हिच वन ऑफ द देम इज सफिशिएंट टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, मतलब क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में जिसके बाद दो कथन और दिए गए हैं, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर तय कीजिए कि इनमें से कौन से कथन का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कहां से उठाया गया, डेटा सफिशिएंसी में सिटिंग अरेंजमेंट से, सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 पीपल KMNPQR, कितने पर्सन है, 6। तो हमारा डायग्राम ये बनेगा, 6 people KMNPQR are sitting around a circular table facing the center, मतलब केंद्र की तरफ देख रहे हैं। जब केंद्र की तरफ देखते हैं तो उसको बोला जाता है इनसाइड फेस। क्या बोला जाता है, इनसाइड फेस, दैट मींस केंद्र की तरफ। और जब इनसाइड फेस होता है तो दोस्तों आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, लेफ्ट, मतलब घड़ी की दिशा में बायां होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में किसी भी व्यक्ति के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ये फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, मतलब के एकदम दाएं कौन बैठा हुआ है। पहली कंडीशन को पढ़ते हैं, के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा डेफिनेट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, और डेफिनेट कंडीशन वो कंडीशन होती है
जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती जो पर्सन हम बिठा रहे हैं। अब देखिए, के सिट था टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम का हमें पता है कि फेस किधर है, इनसाइड, उससे हम लेफ्ट और राइट आसानी से देख सकते हैं। और जब लेफ्ट और राइट हम आसानी से देख सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि हमने सबसे पहले किसको बिठा दिया, एम को। अब एम का फेस इनसाइड है, कहां चलना है, लेफ्ट में, और जब लेफ्ट में चलेंगे तो दैट मींस क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होता है ये वाला पैटर्न, तो 1 2 3 यहां कौन आ गया, के सिट था टू द लेफ्ट ऑफ एम। आगे बढ़े, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखिए सॉरी, अब जैसे के है, इसके एक व्यक्ति, के और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो के एक व्यक्ति को छोड़ दिया, यहां आ गया एन, और के एक व्यक्ति को छोड़ा, यहां आ गया एन। अब इसके बाद देखें हम कि यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट कंडीशन, कि आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, आर एन के एकदम लेफ्ट में है। तो दोस्तों यहां से देखिए, अगर आर को एन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठाना है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये तो बैठेगा नहीं क्योंकि क्लॉकवाइज चलेगा, तो यहां से कौन हट जाएगा, एन हट जाएगा, और जब यहां से एन हट जाएगा तो एन की पोजीशन फिक्स, आर कहां गया, यहां, ठीक। और यह हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब चेक करो क्या पूछ रहा था, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, क्या हम आंसर डेफिनेट निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल, हमें आंसर मालूम पड़ा कि के इमीडिएट राइट आर बैठा हुआ है। जब के इमीडिएट राइट आर बैठा हुआ है तो हमारी पहली कंडीशन का जो डाटा है वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। इतना क्लियर हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंसर पहला लगाते हैं, अभी हमें दूसरे को भी क्या करना है, चेक करना है। चलिए चेक करते हैं सेकंड को। सेकंड क्या कह रहा है कि जैसे अगेन वही आपके 6 पर्सन है और केंद्र की तरफ फेस करके बैठेगी, के एम के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, के सिट सेकंड, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, के क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो के क्यू के, तो क्यू को हमने बिठाया इसके दाएं, दैट मींस क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यहां कौन आ गया, के क्यू के दाईं ओर कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। अगली कंडीशन क्या कह रहा है, के और एम के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, मतलब ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एम। अब के और एम के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो देखिए एम हमारा कहां आ सकता है, इधर आ सकता है, और अगर इधर से चलें तो भी एम की पोजीशन क्या बन रही है, यही बन रही है, क्योंकि लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी। आगे बढ़ते, आगे क्या कह रहा है कि पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब मुझे बताइए कि पी की पोजीशन कितनी हो सकती है, एक ये हो सकती है, ये हो सकती है, और ये हो सकती है। क्या पी के बाईं ओर एम बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, तो हटा दो। क्या पी के बाईं ओर पी आर के बाईं ओर, तो पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। तो यहां कौन आ गया, पी। आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ सकता है, पी बिल्कुल बैठ सकता है। उसके बाद आगे क्या आर के बाईं ओर पी बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। अब अगेन क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए के इमीडिएट राइट कौन सा है, तो हमें आंसर मिल गया कौन सा है, आर। तो क्या दूसरी कंडीशन का भी डेटा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, बिल्कुल। लेकिन दोनों क्या मिक्स हो क्या आंसर दे रहे हैं, नहीं। तो ऑप्शन क्या लगेगा कि या तो हम पहली कंडीशन को ले लें या हम दूसरी कंडीशन को ले लें, दोनों का डेटा पर्याप्त है आंसर देने के लिए, लेकिन अकेले अकेले। क्लियर है, मतलब अलोन सफिशिएंट है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा लग जाएगा, बी। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन अगेन किससे पूछा गया है, क्लासिफिकेशन से। और आपने देख लिया होगा कि जो क्लासिफिकेशन टॉपिक है वो डिफरेंट तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, किसमें, मेंस के एग्जाम में लगभग 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन हमें यहां देखने को मिले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेम एज के दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या से कुछ गणितीय संख्या, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के बेस्ड है, प्राप्त की गई है। ऑन द फर्स्ट नंबर,
द सेम ऑपरेशन इज आर इन ऑल द नंबर ऑफ पेयर्स एक्सेप्ट वन। मतलब कह रहा है कि बाकी जो 3 में वही लॉजिक लगाया गया है लेकिन केवल एक को छोड़कर। मतलब पहले में कुछ ऑपरेशन लगाकर दूसरी संख्या बनाई गई है और 3 उसी तरीके से बनाई गई हैं, जो डिफरेंट है उसको निकालिए। तो देखिए यहां क्या है आपका 30, तो सीधा सीधा हमें लॉजिक दिखाई दे रहा है कि अगर 3 का हम क्यू करें और प्लस ऐड कर दें 3, तो हमें आंसर क्या निकल के आ गया 30। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगर 7 का हम क्यू करें और प्लस कर दें 7, मतलब जिसका हम क्यू कर पाए, तो 7 का 343, ठीक। उसके बाद यहां से कितना हो रहा है आपका 343। उसके बाद हमें कितना ऐड करना है इसमें 7, तो अगर 7 हम ऐड करते हैं तो हमें ये नहीं मिल रहा है। उसके बाद 1 का अगर हम क्यू करें और 1 ऐड करें तो भी हमें ये नहीं मिल रहा है। और अगर हम 5 का क्यू करें, ऐड करें किसमें इतना, किसना हम 5, तो हमें ये नहीं मिल रहा है। तो मतलब केवल एक ऐसा है कि जिसका हम क्यू कर रहे हैं और केवल हमें वही मिल रहा है, और जिसका हम क्यू कर रहे हैं उसको ऐड करने पर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। क्लियर हो गया होगा आपको? बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा किसका, कोर्स ऑफ एक्शन का दोस्तों, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दिस क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शन नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकंड। You must assume everything in the statement to be true and on the basis of the information given in the statement, decide which course of action logically followed for the pursuing. Statement पहला कह रहा है a large number of the people of the city are diagnosed by the suffering from the malaria डिसीज। मतलब क्या कह रहा है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इससे पहले क्वेश्चन कैट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला है। अच्छा दोस्तों एक चीज बताइए, अगर आपको पता चला हो कि आपके शहर में जो लोग हैं वो मलेरिया से पीड़ित हैं, क्या है, मलेरिया से पीड़ित है, अब आपका वहां क्या एक्शन होना चाहिए? एक सरकार के हिसाब से सोचिए, एक पर्सन के हिसाब से सोचिए कि क्या क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट क्या क्या दे रखा है। पहला कह रहा है कि शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। मतलब क्या है कि जो मलेरिया फैल रहा है वो किससे फैलता है, मच्छरों से, और मच्छरों को मारने के लिए क्या करना चाहिए कि फॉर्मिंग वहां करनी चाहिए, मतलब वहां छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि जो मलेरिया के जो मच्छर है वो मरें और आगे जो भी पेशेंट है मलेरिया के वो ना आए। तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्या ये पहले होनी चाहिए या बाद में होनी चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है, क्या वो इससे रिलेट करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग में जो भी हमें कंडीशन दी जाएगी, चाहे एक्शन की, चाहे अजम्पशन की, चाहे आर्गुमेंट की, चाहे इफेक्ट की, चाहे इन्फ्रेंस की, वो आपकी रिलेटेड टू स्टेटमेंट होनी चाहिए, पहला रूल कहता है। तो बिल्कुल रिलेटेड टू स्टेटमेंट है कि नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक रूप से धूमन तत्काल कदम उठाने चाहिए, धूमन करने के लिए बिल्कुल उठाने चाहिए। अब दूसरा, क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह भी दी जानी चाहिए। बिल्कुल उनको ये अवेयर किया जाए कि आप मच्छरों से कटने से कैसे बच सकते हैं, जैसे कि मच्छरदानी का प्रयोग करें या ऑल आउट लगाकर, मतलब बहुत सारे उसके तरीके हैं जिससे कि मच्छर आपको ना काट पाए और मलेरिया कम फैले। उसके बाद आप कहोगे सर इसमें कोर्स ऑफ एक्शन ये भी तो आ सकता है कि जो हॉस्पिटलिटी है उसकी सुविधा बेहतर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट अगर वहां पहुंचे तो क्या होगा कि वहां उनको प्रॉपर इलाज मिले, प्रॉपर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रॉपर दवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए,
और प्रॉपर जो भी है जहां एरिया में है वहां आपको लोकल डॉक्टर या डॉक्टर की टीम भेजनी चाहिए। ये सभी के सभी एक्शन सही है, लेकिन इसमें से एक्शन जो दे रखे हैं हम केवल उसके बारे में सोचेंगे। तो क्या जो दोनों एक्शन हमें दे रखे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों एक्शन सही है, तो आंसर हमारा क्या करेगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका कैसे है? मैथमेटिकल ऑपरेशन या सिंबल एंड नोटेशन से। सिंबल एंड नोटेशंस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, एंड डिवाइड का मतलब क्या है? एंड डिवाइड का मतलब प्लस का माइनस एंड माइनस का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, एंड डिवाइड का क्या आएगा? आपका प्लस आएगा। डिवाइड का क्या है? प्लस। डिवाइड का प्लस। ठीक, तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करिए। देखिए प्लस का क्या है? माइनस में चेंज हो रहा है। माइनस किस में चेंज हो रहा है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई किस में चेंज हो रहा है? डिवाइड में। और डिवाइड किस में चेंज हो रहा है? प्लस। अब यहां से कह रहा है कि जो हमें यहां इक्वेशन दे रखी है उसको क्या करना है, मतलब जो हमें समीकरण दे रखा है इक्वेशन, उसका हमें आंसर निकालना है। अब देखिए जो हमें समीकरण गिवन है उसका अगर हम आंसर निकालें तो कैसे? तो सीधा सीधा पहले कोड को क्या कर दो? चेंज कर दो। मैंने आपको बताया था कि जो यहां लार्जेस्ट वैल्यू होती है जैसे 10, वो अपनी नेक्स्ट वैल्यू से हमेशा क्या होती है? डिवाइड होती है 99% केसेस में। तो देखिए यहां से अगर हम देखें तो 5 डिवाइड का मतलब क्या है? +5, प्लस का मतलब क्या है? -5, माइनस का मतलब क्या है? इनटू 10, और इनटू का मतलब क्या है? डिवाइड। तो 10 से 10 क्या हुआ? 1, 1 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 5। तो 5 + 5 -5, तो 10 - 5 आंसर क्या हो जाएगा? 5। और यही हमारा क्या है? ऑप्शन। होप सो क्लियर हुआ होगा आपको और समझ में आ गया होगा। चलिए अगर दोस्तों आपको लगता है कि यूजफुल है चीज है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका एनालॉगी का, बट ये जो एनालॉगी का क्वेश्चन है वो किसके बेस्ड है? ये बेस्ड है किस चीज के? जो आपका फिगर एनालॉगी होती है, मतलब नॉन वर्बल एनालॉगी। और नॉन वर्बल एनालॉगी तो दोस्तों जहां भी ध्यान रखना कि अगर नॉन वर्बल की बात होगी इसमें सीरीज में या एनालॉगी में। तो सीरीज मतलब श्रृंखला और एनालॉगी मतलब सादृश्यता। तो वहां से ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन है उसमें हमेशा एलिमेंट्स की मूविंग होती है। एलिमेंट्स मूविंग मतलब जो भी हमें तत्व दे रखे हैं जैसे P, S, S, P, ये हमारे किस तरीके से मूव कर रहे हैं किसमें? गिवन बॉक्स में या गिवन फिगर में। अब ध्यान दीजिएगा हमें मालूम है कि एनालॉगी में हम कभी भी इस वाले पार्ट को क्रॉस नहीं करते। इससे पहले जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक हमें यहां लगाना है और सेम लॉजिक हमें फॉलो करना है। और क्वेश्चन किसका है? एनालॉगी का। ध्यान दीजिए मैं यहां 3 फिगर दे रखे हैं। एक दे रखा है P, एक S और एक क्या दे रखा है? आपका ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का ट्रायंगल में कोई भी चेंज नहीं किया गया, तो हमें यह पता चल गया कि सर्किल का सर्किल में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो सर्किल हमारा सेम रहेगा। और लगभग सब में सर्किल दे रखा है मिडिल में, लेकिन जिसमें नहीं दे रखा वो ऑप्शन कौन सा है? डी। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन डी है तो वो तो क्या हो गया? गलत। आगे बढ़ते आगे देखिए अगर हम कि ध्यान दीजिएगा जैसे कि P जो है वो कहां आ रहा है? इस पोजीशन पर। कहां आ रहा है? यहां। लेकिन उसकी क्या बन रही है? मिरर इमेज। क्या बन रही है? मिरर इमेज। अगर P यहां आ रहा है तो उसकी मिरर इमेज है, तो K अगर यहां आएगा इस पोजीशन पर तो उसकी क्या बनेगी? मिरर इमेज।
और के की मिरर इमेज क्या होती है, ये वाली। कहां कहां किस ऑप्शन में दे रखा है देख लीजिए, ना तो इसमें दे रखा है और ना ही इसमें दे रखा है। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। तो इसी से सॉल्व हो गया। लेकिन आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि P जो है यहां तो आ रहा है लेकिन साथ के साथ ट्रायंगल के अंदर और जा रहा है और वहां सीधा सीधा जा रहा है, ध्यान दीजिए ये रहा। तो K यहां कहा जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। अब उसके बाद यहां क्या दे रखा है, S। S में मिरर इमेज लगा के कहां पहुंचा दे रहा है, इस पोजीशन पर। P आ रहा है कहां, इस पोजीशन पर, और साथ के साथ सेम इस पोजीशन पर। तो देखिए अब K आ जाएगा मिरर इमेज लगा के इस पोजीशन पर, लेकिन D की मिरर इमेज कहां पहुंच जाएगी, यहां। और D की मिरर इमेज क्या होती है, वो होती है ये वाली। मैच कर सकते हैं आपका आंसर कौन सा है। तो देखिए आंसर कौन सा हो गया, बी। डी मिरर इमेज होके ऊपर पहुंचा, के मिड में आ गया और के की ही मिरर इमेज होके कहां हो गया, नीचे पर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका इन्फ्रेंसेस का। मैंने आपको बताया था कि इन्फ्रेंसेस जो होता है या कोर्स ऑफ एक्शन होता है या एनालॉगी होती है या आपका अजम्पशन होता है या आर्गुमेंट होता है, ये सभी के सभी इन्फ्रेंसेस अपने आप में क्या होता है, एक अजम्पशन। इन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। क्या होता है, इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब हम अनुमान क्या लगाते हैं, जैसे कि हम अनुमान लगाते हैं कि हम सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो अगर हम इसका जैसे अनुमान लगाएं तो हमारी क्या होती है, पॉसिबिलिटी। तो अनुमान लगाना क्या कहता है, पॉसिबिलिटी। लेकिन अनुमान आप जो लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे का, कि हो सकता है हो जाए। लेकिन यहां जो कंडीशन दे रखी है इसके पीछे का अगर हम अनुमान लगाएं तो वो क्या कहलाया जाता है, आपका इन्फ्रेंसेस या अजम्पशन। अब इसको करते कैसे, देखिए जैसे अनुमान लगाए कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय द टू इन्फ्रेंसेस फर्स्ट एंड सेकंड, यू हैव टू द कंसीडर द स्टेटमेंट्स to be true even if it seems to be a variance with the commonly known facts. You have the decided which of the given inferences, if any, follow from the given statement. सीधा सीधा कह रहा है कि एक कथन के बाद दो अनुमान दिए गए हैं। क्या दिए गए, दो अनुमान दिए गए हैं, और दो अनुमान है फर्स्ट और सेकंड। यह मानते हुए कि दिया गया कथन सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, तो तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा अनुमान कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय द्रुतगामी मतलब नेशनल एक्सप्रेस वे, कुछ ज्यादा ही तगड़ी हिंदी लिख दी है। ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है, मतलब सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे है। ठीक, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब वो तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। अब देखिए आगे कह रहा है स्टेटमेंट, मतलब हम समझ में आ गया कि कोई एक्सप्रेस वे, कोई एक हाईवे है, अगर वो खाली दिखता है तो हम क्या करते हैं कि उसके एक्सीलेटर जो भी हमारे पास व्हीकल है उसको हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जिससे क्या होते हैं, दुर्घटना के क्या होती है कि दुर्घटनाएं आपकी क्या होती हैं, होती हैं, मतलब एक्सीडेंट होते हैं। कंडीशन समझ में आ गई, अनुमान लगाते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि ऐसा क्यों आया, ऑल एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू द ओवर स्पीडिंग। उसने कहा कि सभी की सभी दुर्घटनाएं, मतलब अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ओवर स्पीडिंग से होती हैं। तो ध्यान देना, जब भी इन्फ्रेंसेस में अगर ऑल और ओनली अगर आ जाए, ऑल एंड ओनली मतलब सभी या केवल, तो वो ऐसा स्टेटमेंट क्या होता है, हमेशा गलत होता है। ऐसा कोई भी अनुमान हमेशा क्या होगा, गलत। बस दुर्घटनाएं तेज गति से होती है लेकिन सभी दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कि तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, हमें इतना कंफर्म है कि दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसके पीछे एक कारण क्या हो सकता है कि तेज गति जो है वो दुर्घटना को क्योज करने का एक सबसे इफेक्टिव कारण है। यस और नो? तो मतलब अगर हम कहें कि अगर हम तेज गति से चलेंगे तो दुर्घटना होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन दुर्घटनाएं होगी ही ऐसा नहीं है। तो
क्या कह रहा है कि तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल दूसरा वाला आपका इन्फ्रेंस सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है। समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। किसका है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। कटिंग एंड फोल्डिंग मतलब कागज को काटना और मोड़ना। अब देखिए, अगर कागज को हम काटा और मोड़े तो यहां से पहले हमें स्टेप दिए जाते हैं कि कागज को हमें कैसे मोड़ना है। जैसे कि हमें पहले ऐसे मोड़ा गया ऊपर से नीचे। ध्यान देना, ये एक कंप्लीट कागज था। कैसे, ये एक कंप्लीट कागज था। अगर इसको यहां से मोड़ा गया है तो ये क्या हो गया कि ये हमें कितना दिखाई देगा, रिजल्ट में हमें ये आधा दिखाई देगा। और अब जो मेन है वो ये है, और ये कितना है, ये कंप्लीट था, ये क्या हो गया 1/2। उसके बाद अगर फिर हमने इसको इधर मोड़ा, तो अगर मोड़ा तो इधर मोड़ने पर कितना हो गया कि ये कागज जो हमें दिखाएगा वास्तव में ये इतना दिखाई देगा, और ये कागज का कितना हिस्सा, 1/4 हिस्सा। लेकिन अगर हम इसको देखिए, जैसे ये कंप्लीट कागज था, हमने इसको मोड़ा, ये क्या हो गया कि ये कागज तो कितना हो गया, आधा हो गया, मतलब पेपर कितना हो गया, हाफ। लेकिन इसमें लेयर कितनी होगी, 1 और 2। जब हमने इसके द्वारा इसको क्या किया, टर्न किया, तो इस समय अब कागज तो कितना हो गया, 1/4, लेकिन लेयर कितनी होंगी, 4। 1 2 3 और 4। कटिंग का एक रूल ये कहता है कि अगर वहां हम फिर कटिंग कर रहे हैं, जैसे कि ये कटिंग की गई है, तो कटिंग करने के बाद वो कटिंग जो भी की जा रही है वो हमें 4 टाइम्स दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वो 4 लेयर पर है। अब ध्यान दीजिए, अगर 4 टाइम्स दिखाई देनी चाहिए तो ध्यान दो, तो क्या ये कटिंग आपकी हर ऑप्शन में 4 टाइम्स दिखाई दे रही है? बिल्कुल, हर एक ऑप्शन में कितने टाइम्स दिखाई दे रही है, 4 टाइम्स दिखाई दे रही है। अब दूसरा चीज, जब हम इसको ओपन करते हैं, तो ओपन हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, तो हम यहां क्या लगाएंगे, आपके मिरर इमेज। तो सबसे पहले मिरर इमेज कहां लगाई जाएगी, इस पोजीशन पर। ये खुलकर इधर आएगा, जब खुलकर इधर आएगा तो यहां क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। अब अगर ये आपकी कटिंग इस तरीके से है, तो अगर मैं यहां मिरर लगा दूं तो ये कटिंग मुझे किस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके से। और जब इस तरीके से दिखाई देगी तो ये आपका सर्कल यहां होगा। तो देखिए ये किस किस में मैच कर रहा है, तो जितने भी चारों ऑप्शन है ये उसमें क्या कर रहा है, नीचे मैच कर रहा है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो मिरर इमेज यहां लगेगी, और जब उसको कंप्लीट हम ओपन करेंगे तो कंप्लीट ओपन करने के बाद आपकी मिरर इमेज क्या होगी कि सर्कल अब ऊपर की साइड में हो जाएंगे। सर्कल कहां हो जाएंगे, ऊपर की साइड में। अब देखिए कहां कहां सर्कल ऊपर की साइड में है। देखिए इसमें सर्कल ऊपर की साइड में नहीं है, पहला वाला ऑप्शन कट। इसमें सर्कल ऊपर की साइड में नहीं है, दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट। इसमें सर्कल एक में ऊपर की साइड है, एक में नहीं है, ऑप्शन कट। लेकिन इसमें दोनों सर्कल ऊपर की साइड हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, और आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये था हमारा जो 2 मार्च 2023 में जो एग्जाम जो कराया था एसएससी ने, उसके जो टाइप 2 का क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो ये थी हमारी डे 3 की वीडियो, और अब हम बहुत जल्द लेकर आएंगे आपके सामने डे 4 की वीडियो, और एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, और हम 30 क्वेश्चन अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2 मार्च का जो पेपर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और उसके अलावा हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट पेपर को लेकर, और देखेंगे नेक्स्ट पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां से हमने एक चीज देखी कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कई देखने को मिले, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हमें कई देखने को मिले, एनालॉजी और नॉन वर्बल के क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। तो आपके मेंस में किस तरीके का डेटा पूछा जा रहा है या पूछा गया है, 2022 के जो नोटिफिकेशन आया था उसके में, जो 2023 में आपका एग्जाम हुआ मेंस का, उस पर। तो चलिए मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, और आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, जय हिंद।